हेलो दोस्तों। आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का जो लेकर आए हैं हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? पार्ट 3 लेकर आए हैं हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 3 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग को मालूम होगा कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th की हिस्ट्री है भारत में राष्ट्रवाद, और लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जिस प्रकार से नोट बना रहे हैं, पार्ट 1 देखे, पार्ट 2 देखे, और उसके बाद आप पार्ट 3 है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो मोपला विद्रोह के बारे में आज पढ़ाएंगे हम। विद्रोह, मोपला विद्रोह। सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्या अपना मोपला विद्रोह हुआ था। इस लाइन को आप लोग बखूबी अच्छा से याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इस चीज को याद रखना। अब चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक केरल राज्य में, कहा केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों ने एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। तो मोपला विद्रोह आधुनिक केरल राज्य में कहाँ हुआ था? केरल राज्यों में मोपला विद्रोह हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट पर हुआ था। केरल के मालाबार तट पर हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो किसान के द्वारा किया गया था। यह भी एक क्या था? बड़ा विद्रोह था। ठीक है, जिसको हम लोग मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ते। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहार थे। मतलब मोपला लोग जो थे स्थानीय, वहाँ के क्या थे? पट्टेदार थे, खेतिहार थे, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। जो कहाँ, कौन धर्म के? इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। जो थे नंबूबरी थे एवं नायर भी थे, जो भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। मतलब यह हिंदू के जातीय वर्ग से आते थे। अन्य भूस्वामों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। मतलब अन्य की तरह इन्हें भी, भूस्वामी लोगों को भी क्या था? उच्च स्तरीय जो हिंदू थे उसको संरक्षण प्राप्त था। और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। और पुलिस और न्यायालय क्या करती थी? इन लोगों का, भूस्वामी जातीय हिंदू जो थे, नमूदार थे, नायर थे, इन लोगों का क्या करते थे? समर्थन में रहती थी। कौन? पुलिस वहां की रहा करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान बोझ बढ़ा, और भूमि संबंधी इनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। मतलब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? मोपला के किसान का लगान क्या हो गया? बोझ बढ़ गया। मतलब किसान लगान नहीं देगा तो बोझ बढ़ जाएगा, जिससे भूमि संबंधी अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। मतलब भूमि का जो अधिकार था ये लोग अपने अंदर लेने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी। आप किसान का जमीन लीजिएगा आप, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जगेगा, तो संघर्ष, वो लोग के अंदर क्या हुआ? संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित हो गया। अब बताइए, ये जो था सांप्रदायिक हिंसा में भी क्या हो जाता? परिवर्तित हो गई। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोह एक धार्मिक नेता अली मुसलियार को अपना राजा घोषित कर दिया। सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये जो कहानी था, ये किसके बारे में था? मोपला विद्रोह के बारे में कहानी था। तो इसमें नेता किसको चुना गया था? अली मुसाफ। इसका नेता कौन था? अली
मुस्लियार था। तो याद रखिएगा, मोपला विद्रोह का अगर पूछा जाए नेता किसे चुना गया था, तो अली मुस्लियार को इसका नेता किया गया था, घोषित कर दिया गया था। जब ये विद्रोह स्थानीय लोग आरंभ हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, तब उसके बाद परिस्थिति जब देखी गई गंभीर हो गई। परिस्थिति कैसी गंभीर हो गई? अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ उसके बाद क्या क्या सैनिक कार्रवाई हो गई, करने लगा। दिसंबर तक जाते जाते विद्रोह में बहुत लोग मारे गए, देख रहे हैं 1000 से अधिक बंदी बना लिए गए, और बहुत कुछ क्या हुए 50,000 यहाँ देख रहे होंगे बंदी बना लिया गया था, और कुछ विद्रोही को, हजारों विद्रोही को क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। तो यही था हम लोग क्या मोपला विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़े। मोपला विद्रोह के बारे में बस आप लोग को जो कहानी बताए हैं उसको याद रखना है। मोपला विद्रोह के बारे में 1917 में हुआ था। केरल राज्य के मालाबार तट पर किसान लोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद कौन क्या था? स्थानीय पट्टीदार खेतीहार जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे वो लोग कर रहे थे। किसके खिलाफ? नमुंदारी, नायर, भूस्वामी, उच्च जातीय हिंदू के खिलाफ कर रहे थे। जो इन्होंने संरक्षण, मतलब इन लोग को संरक्षण प्राप्त था, पुलिस और न्यायालय इसी लोग के हक में रहते थे। ठीक है, लेकिन किसान लोग के हक में नहीं रहते थे, इसलिए मोपला विद्रोह चालू हो गया। उस पर बोझ बढ़ गया था। किसका? लगान का बोझ बढ़ गया था, जिसकी वजह से मोपला इनके जमीनों को नियंत्रण में कर रहा था। ठीक है, मतलब जो जहाँ वहाँ के उच्च भूस्वामी नायर लोग हित में, जब बोझ किसी किसान पर कर बढ़ जाएगा तो उसके जमीन को क्या करेगा? ये लोग नियंत्रण में करने लगा। इसी वजह से इन लोग के अंदर क्या हुआ? संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और मोपला विद्रोह ये लोग शुरू कर दिया। ठीक है, मोपला विद्रोह करने का कारण है कि जब उसी समय खिलाफत आंदोलन, आप लोग को मालूम है खिलाफत आंदोलन पढ़ाए थे, तो कांग्रेस भी खिलाफत आंदोलन मिल गई थी, तो कांग्रेस का भी हौसला मिल गया कि कांग्रेस चलो अब खिलाफत आंदोलन मिल गई, तो अब किसान लोग भूमि राजस्व उसके सुधार के लिए, और मतलब किसान कांग्रेस भी उस समय 1921, 22, 20 साल में कांग्रेस भी किसान के हित में क्या किए थे? बात किए थे। तो इसी वजह से यह मोपला विद्रोह और भी ऊपर, मतलब और गंभीर होता चला गया। तो इसका नेता कौन चुना गया? अली मुस्लियार चुना गया था। 1921 में बहुत ज्यादा गंभीर हो गया, तो बहुत हजारों लोग मारे गए, 50,000 करीब गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो यही था अपना क्या? मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह को आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1917 से शुरू हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला है बारदोली का सत्याग्रह। अगला पॉइंट क्या है? बारदोली का सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए, बारदोली का सत्याग्रह क्या था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। देख ही रहे, जब भी विद्रोह हो रहा है तो वहां क्या बढ़ रहा है? आप लोग देख रहे हो, लगान बढ़ रहा है। अगर लगान बढ़ रहा है तो उसके बाद उसका विद्रोह क्या होता है? उग्र हो जाता है। तो हुई सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिश से भी किसान असंतुष्ट थे। मतलब उसी समय बारदोली जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिससे उस जो आयोग दिया था रिपोर्ट, उससे किसान लोग क्या थे? असंतुष्ट थे। ठीक है, बारदोली का सत्याग्रह पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जब किसान लोग उसके आयोग जो भी चीज ला के दिया था, जैसे मान लीजिए आयोग क्या दिया था, आयोग बनाया, आयोग क्या दिया कि असंतुष्ट है, आयोग ने जांच आयोग बैठाई, सरकार द्वारा गठित किया जांच आयोग बारदोली के खिलाफ एक सिफारिश की, और किसान जो था ना, जो आयोग निकाला था जो पूरा चिट्ठा, तो उससे वो किसान लोग क्या थे? असंतुष्ट थे कि हम इसको नहीं मानते। बारदोली आंदोलन छेड़ा गया। इसी समय बारदोली आंदोलन क्या छेड़ा गया? इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि बारदोली सत्याग्रह में निर्णायक भूमिका किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। इसी अवसर पर वे सरदार भी कहलाए। मतलब यही बारदोली सत्याग्रह में से सरदार की भी उपाधि दी गई थी। इसी में क्या दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार की उपाधि यही बारदोली सत्याग्रह में इसको मिला था। ठीक है, तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि उन्होंने
उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवों को भी जागरूक किया और महिला को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया। तो उसमें क्या गया, बुद्धिजीवियों जो किसान लोग थे उसको भी जागृत किया, महिला को भी यह इस मतलब आंदोलन में भागीदारी दिया गया और वह अवसर प्रदान मिला किसको, महिला लोग को भी। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई। बम्बई में क्या हुआ, रेलवे हड़ताल हुई और के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारंगी ने आंदोलन का समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्या से भी त्याग पत्र दे दिया। ये सब त्याग पत्र देते, फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा। मतलब किसके संबंध में नई समिति का गठन करना पड़ा, ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। अब आंदोलन हुआ तो लगान की दर में सरकार क्या कर दिया, कमी कर दिया। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। तब यह आंदोलन करना उन लोगों का क्या हो गया, सफल हो गया, क्योंकि उस लगान को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि बारदोली का सत्याग्रह हुआ था 1928 में, 19 फरवरी 1928 में। इसमें सबसे बड़ा कौन किसके निर्णायक भूमिका थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसी आंदोलन में इसे सरदार की क्या दी गई, उपाधि दी गई थी। सरदार की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, और ये सत्याग्रह सफल ढंग से हुआ। इसमें जो लगान जो बढ़ा हुआ था उस लगान को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर से समिति सरकार बैठाया गया, तब उसके बाद लगान को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो समझ गए, बातों को आप लोग समझ जाएंगे। खुद से भी अपना 2 पॉइंट या इसी में से कहीं जो अच्छा तुमको पॉइंट लगता है तुम लोगों को, वो पॉइंट वो आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, और जो मेन तो हम गोला कर ही देते, उसमें आप लोग उसको तो उतारना ही है। वही हो गया बारदोली सत्याग्रह। 4-5 लाइन का बना लीजिए नोट्स, हो गया, इससे ज्यादा क्या होगा। उसके बाद पढ़ेंगे किसान सभा का गठन। अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा, किसान सभा का गठन। तो किसान सभा का देखिए गठन कैसे हुआ। इन प्रारंभिक आंदोलन ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मतलब ये सब आंदोलन हुआ, मोपला विद्रोह, बारदोली का सत्याग्रह हुआ, तो इससे क्या हुआ, किसान के अंदर भी जागृत हुआ अपने अधिकार को लेकर। ठीक है, और उन्हें अपनी शक्ति का भी आभास हुआ, और किसान को अपनी हम क्या हैं, हम क्या मायने रखते हैं भारत के लिए, उसके लिए भी उनकी शक्ति का क्या हुआ, आभास हुआ। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। मतलब 1920 में किसान सभा का गठन कब हुआ, 1920 में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में 1922 से 1923 में मुंगेर में, कहाँ पास, मुंगेर में, याद रखें, मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर याद रखेगा के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए 1922 से 1923 के बीच में बिहार में कहां पास किसान सभा का गठन हुआ था, तो मुंगेर में, बिहार में हुआ था। अगर क्या कहे किसके नेतृत्व में हुआ था, तो शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, उतार भी लीजिएगा। उसके बाद है किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार पर 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ। मतलब ये जो बना था, गठन किया गया था बिहार में, तो याद रखें 1928 में से प्राप्त हुआ क्या, शक्तिशाली आधार, मतलब पूरी तरीका से इसको प्राप्त हो गया 1928 में, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विविधता स्थापना की। तो यहाँ से भी एक पॉइंट आप लोग को मिल गया कि कहाँ पास, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ पास, बिहटा में, याद रखिएगा कहाँ, बिहटा में, और पुनः उसके बाद फिर 1929 में ही सोनपुर में, कहाँ पास, सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। तो याद रखिएगा, अगर बिहटा में पूछे तो स्वामी सहजानंद हो जाएगा, अगर कहाँ पास, उसके बाद सोनपुर में पूछे तो क्या हो जाएगा, स्वामी सहजानंद आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी वर्ष
1929 में, मतलब इसी वर्ष 1929 में सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की। इसी वर्ष सरदार पटेल जो है बिहार की यात्रा करते हैं, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। और इस आंदोलन को क्या मिलता है कि बल मिलता है। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। और ये सबसे कुछ पूछे नहीं पूछे, अगर किसान सभा के संगठन के बारे में पूछेगा तो ये जरूर होगा, याद रखेगा कि 11 अप्रैल 1936 को 1936 को क्या लखनऊ में, कहाँ पास, लखनऊ में, याद रखेगा, लखनऊ में किसका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1936 में हुआ था, लखनऊ में किया गया था। किसके प्रयास से, तो सरदार पटेल के। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसी समय बिहार में बगावत आंदोलन आरंभ हुआ। अब याद रखिएगा, अगर पूछा जाए बिहार में बगावत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कौन सा आंदोलन, उसी समय बिहार में बकास्त लिखा हुआ, बगावत हम पढ़े, बकास्त आंदोलन आरंभ हुआ। 1936 के ही समय में बकास्त आंदोलन क्या हुआ था बिहार में, याद रखिएगा, बिहार में क्या हुआ, आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया। मतलब बकास आंदोलन का जो प्रमुख मांग था स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, बकास आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो बिहार में हुआ था, 1936 के ही समय हुआ, शुरू किया गया था। ठीक है, जिसे 1937 में के अधिवेशन में कांग्रेस उसकी मांग को पूरा करता है। आगे हम लोग चले, स्वीकार कर लेता है। उस आगे चलते हैं, आगे पेज में। तो इस पेज में थोड़ा सा और एक बार ध्यान दे देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में हुआ था शाह मोहम्मद जुबैर, कि इस सभा को शक्तिशाली कब बनाया गया था, 1928 में। उसके बाद अगर स्वामी सहजानंद के बारे में आए तो बिहटा में किया गया था, और उसके बाद 1929 में सोनपुर में किया गया था। ठीक है, गठन। उसके बाद अगर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आए, तो ये बिहार की यात्रा उसी समय करते हैं, और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही जबरदस्त अच्छा नोट्स बनेगा अगर हमारे हिसाब से आप लोग पढ़ेगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन। थोड़ा समय लगेगा देखने में, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन आप लोग देखिएगा, एक बार बन जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मजदूर आंदोलन में। कौन सा आंदोलन, मजदूर आंदोलन। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रारंभ अन्य देश पर भी पड़ा, और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में वर्षों में सुब्रमण्य अय्यर ने मजदूर के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूर पर पड़ा। उसके बाद सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। मतलब जब महामारी था तो उसमें क्या किया गया, मिल मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया गया। जब महामारी खत्म हो जाता है तो जो वृद्धि किया था उसके वेतन में उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इससे मजदूर असंतुष्ट थे। जब ये काम होगा उसका सैलरी कम हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, अहमदाबाद में प्लेग की महामारी का मजदूर, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी आई थी, जैसे कोई बीमारी चल जाता तो उसी को कहा जाता। ठीक है, तो छोड़कर मजदूर भागेंगे, महामारी आएगी, बीमारी आएगी तो छोड़कर मजदूर भागेंगे तो इसके कारण मिल मजदूर क्या गया, उसका वेतन में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया। तो कुछ मजदूर ठहर गए, चलिए मजदूरी में अगर कमी वृद्धि किया गया तो रुक जाते। जब महामारी खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि याद रखिएगा, मजदूर की मतलब जो वृद्धि किया गया उसको समाप्त कर दिया, और मजदूर इससे असंतुष्ट रहते, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उसी समय 1917-18 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। गांधी जी ने मजदूर की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अतः अंत उन्हीं के सुझाव पर बोनस
पुनः बहाल किया गया, उसकी दर 35% निर्धारित की गई। मतलब उसी समय गांधी जी, आप लोग को मालूम है रोल एक्ट ये चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी नहीं कर रहे थे, तो उसी समय कर रहा था। निर्धारित कर दिया गया कि इन लोग का नहीं घटाया नहीं जाए, बढ़ाया जाए, और 35% क्या कर दिया गया, निर्धारित किया गया। ठीक है। उसके बाद सन 1917 को रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना हुई। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो जरूर याद रखिएगा, 1917 में रूसी क्रांति का, किसका, रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन का स्थापना कुछ ऐसे विदेश घटनाएं थी, कुछ ऐसी विदेश घटनाएं थी उस समय हुआ था, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्गों दोनों पर पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। देखिए ये जरूर याद रखेगा, जो हम कर रहे हैं उसको आप लोग जरूर याद रखेगा। 31 अक्टूबर 1920 को जरूर याद रखेगा। कांग्रेस पार्टी कौन करता है, कांग्रेस पार्टी करता है। किसकी स्थापना करती है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम लोग AITUC की कहते हैं, की स्थापना किया गया 31 अक्टूबर 1920 कांग्रेस पार्टी के द्वारा। याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 में कांग्रेस के द्वारा किया गया था। CR दास के सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। मतलब CR दास का कहना यह था कि उनके किसानों का बोला कि सुझाव दिया जाए कि कांग्रेस किसानों और श्रमिकों का राष्ट्रीय आंदोलन में उनका भी सक्रिय रूप होना चाहिए आंदोलन में, और उनको भी शामिल किया जाए, और उनका जो मांग है उनको अभी समर्थन किया जाए। जैसे किसान लोग क्या कर उन लोग पर बढ़ जाता था, उसका मांग यही था। चलो, तो ये आप लोग समझ में आएगा। इसमें 2 चीज याद रखिएगा, इसमें ज्यादा चीज तो नहीं, सब कहानी के रूप में आप कहानी पढ़ा, हम खुद बता दिए तो आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखिएगा ये सब पॉइंट जरूर याद रखिए। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। तो हम लोग चलते नेक्स्ट पृष्ठ में। उसके बाद है कलांतर में वंशपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया। मतलब कालांतर में वामपंथी विचार के लोग जो थे, उन विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, अच्छा बनाया, मजबूत बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी। और इससे ब्रिटिश सरकार की चिंता क्या बढ़ जाती है, मजदूर के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध में मेरठ षड्यंत्र केस के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मतलब कि अगर बोलिएगा यहाँ पर जो आप लोग पढ़ेगा वामपंथी नेताओं, मतलब वामपंथी नेता क्या कि ये लोग कुछ करके या फिर लड़ाई झगड़ा करके इस टाइप के नेता को कहा जाता था वामपंथी नेता। ठीक है। तो ये लोग क्या 29 मार्च 1929 में ये लोग मेरठ षड्यंत्र केस हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से इस पर द्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस बीच 1930 में सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। इसे पढ़ा चुके, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया, जिसे आरंभ में मजदूर का समर्थन प्राप्त शुरू में इसमें मजदूर का समर्थन प्राप्त हुआ। सवर्णीय आंदोलन मजदूर भी समर्थन कर रहा था। लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर संघ एवं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम 3 संगठनों में यह भी विभाजित हुआ। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के परवाधीन मजदूर का समर्थन जारी रहा। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में सबका क्या विचार, समर्थन सब कुछ मिल रहा था। ठीक है।
तो इसमें बस याद रख रहा है कि मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो मार्च 1929 में हुआ था। अब मेरठ षड्यंत्र केस कुछ नहीं है कि इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन के सदस्यों पर ब्रिटिश राज को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया कि यह जो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन या फिर ये सब जो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब पर एक आरोप लगाया गया था कि कि ये लोग ब्रिटिश सरकार को क्या उखाड़ कर फेंकने के का मतलब उखाड़ कर फेंकने का क्या आरोप लगाया गया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग कुछ काम कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए। यही चीज़ लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इस पर एक मेरे इसी कारण से मेरठ षड्यंत्र केस इन लोग पर मार्च 1929 तक चला था, शुरू हुआ था और ये 1933 तक चलता रहा, ठीक है। यही होता मेरठ षड्यंत्र केस। चलिए अगला पॉइंट, अगला आगे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है कि अगला पेज में जनजातीय आंदोलन। अब जनजातीय आंदोलन क्या, देखिए भारत के राष्ट्रीय वर्ड में ही छुपा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एवं एक अस्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा विद्रोह में भी अशांति थी, जहां 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1924 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकार द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकार पर रोक लगाने वाला वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ रखा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफ़ी धन एवं सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अतः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिए गए और इन्हें गोली मार दी गई। सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। विद्रोह क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया, ठीक है। तो राजू सीताराम राजू के नेतृत्व में हो रहा था बड़ा विद्रोह, जहाँ शाहूकारों द्वारा शोषण किया गया था, जब, ठीक है, जो पुराने वजह से चली आ रही थी उसके बारे में हुआ था। तो श्री राजू के बारे में याद रखें, ये खिलाफ आदिवासी थे, ठीक है। इसमें छापा मारकर इनको क्या, इसको भी अंग्रेज लोग छापा दबाने की कोशिश करेगा और इसका अंत 6/24 राजू को गिरफ्तार कर दिया। अगर क्वेश्चन आए कि राजू को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 6 मई 1924 को राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गोली मार दी और 1924 में विद्रोह को क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। उसके बाद आगे है उड़ीसा की समतावादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1924 में खोंड विद्रोह हुआ था, ठीक है। याद रखिए उड़ीसा में भी एक विद्रोह हुआ था जिसको समपंथवादी रियासत दसमपल्ला में हुआ था और अक्टूबर 1924 में इस विद्रोह को कहते हैं खोंड विद्रोह। तो खोंड विद्रोह कब हुआ, तो 1914 में हुआ था। याद है कहाँ, तो उड़ीसा में हुआ था। यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ। यह उत्तराधिकार के विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेज को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी तट समूह के दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कलाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अतः एवं अंग्रेज ने इस विद्रोह का दमन शीघ्र से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगे। मतलब अंग्रेज इसको दमन करना था, इस विद्रोह को, खोंड विद्रोह को, तो उसके गांव को क्या कर दिया गया, जलाकर नष्ट किया जाने लगा कि धीरे धीरे उसके गांव को क्या कर दीजिए, आप जला दीजिए, ठीक है। तो खोंड विद्रोह याद रखिएगा 1914 में हुआ था और उड़ीसा में किया गया था। उसके बाद है इस विद्रोह ने अंग्रेज और आदिवासी के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह से छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के बीच भी वैसे ही विद्रोह भड़का दिया। परंतु यह आंदोलन अहिंसक था जो 1914 से 1920 तक चला। इसका नेता जतरा भगत था। इसका नेता कौन था, जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, जिसमें एकश्वरवाद और बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्य से दूर रहने की बात की गई। तो याद रखिएगा इसका जो है नेतृत्व कौन किया था, जतरा भगत। क्या नाम था, जतरा भगत। यह आंदोलन 1914 से 1920 तक चला था और अहिंसावादी वाला आंदोलन था। इसको आप लोग याद रखिएगा खोंड विद्रोह के बारे में, ठीक है।
उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद अगला पृष्ठ है कि 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न मतलब हिस्सा बन गया। गांधीवादी असहयोग आंदोलन, ठीक है। इस इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीयवादी आंदोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ रहा था। मतलब जो उसी समय गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1920 में, उसका प्रभाव पड़ रहा था कहाँ, जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। अब वह लोग भी, जनजातीय लोग भी जो जंगलों में रहते थे, वह भी इस आंदोलन में क्या हुआ, वह लोग भी आंदोलन में शामिल हो रहे थे धीरे धीरे। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह किया। तो याद रखिएगा 1917 में मयूरभंज में 1917 में याद रखिएगा मयूरभंज में संथालों ने विद्रोह किया था। कौन संथालों, अगर क्वेश्चन आए मयूरभंज में कौन विद्रोह किया था, तो संथालों विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह, संथालों विद्रोह। और उसके बाद मणिपुर में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मणिपुर में कौन हुआ था, तो थोडोई कुकिया विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये आंदोलन कहाँ हुआ था, मणिपुर में कौन हुआ था, थोडोई कुकिया, और मयूरभंज में संथाल के द्वारा 1917 में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि 2 वर्ष तक छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें पोथांग प्रथम जिसमें बिना मजदूर के अधिकारियों को सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था। इसमें पोतांग एक प्रथा था जिसमें बिना मजदूरी, पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, और उनसे क्या किया जाता था, आदिवासी से बहुत ज्यादा सामान उठवाया जाता था। तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायत भी प्रमुख कारक सिद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद है 1930 ईस्वी के समन्वय आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गई 1930 में। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिण बिहार में भी आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। तो 1930 में देखा गया, समन्वय आंदोलन जब चल रहा था 1930 में, तो पश्चिम उत्तर की सीमा के प्रांत जनजातीय लोग के अंदर राष्ट्रीयता की क्या भावना जग गया। और यही भावना कब काम आया, जब लास्ट में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उस समय जबरदस्त इन लोगों के अंदर राष्ट्रीय की भावना जगी हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राजनीतिक दल, मतलब भारत में जो राजनीतिक दल गठन हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो पहले यहाँ पढ़ देते लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1938 में हुआ था। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1943 में स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 में, और उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा इंडियन लीग जो हुआ था 1875 में। उसके मद्रास महाजन सभा गठन 1884 में। तो ये सब सभा का आप लोग जरूर याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंडियन लीग की याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा का याद रखिएगा। ज़्यादा कोशिश करना है सब याद रखिए, लेकिन तीनों जरूरी है। इंडियन एसोसिएशन को भी, ठीक है, कोशिश करिएगा सबको याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870, उसके बाद इंडियन लीग 1875, मद्रास महाजन सभा 1884 में। चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। मतलब 19वीं शताब्दी के अंतिम, मतलब 1800, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1800 कब हुआ था, 1885 में हुआ था। यही हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में, जो जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है ना, तब इन लोग के अंदर भारतीय का मतलब कि आंदोलन करना शुरू कर देते हैं ये लोग। यह पहले भी हो रहा था, लेकिन इस समय से ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। यह संस्था भारत की
पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी, या भारत की सबसे पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब हुआ तब उसके बाद मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया दिशा मिला एवं गति भी मिला। ठीक है, कि अब हम लोग को आंदोलन कैसे करना है, किस तरीका से करना है। हालांकि यह अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, संचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यवर्ती बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रत्यक्ष में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई गठन की भी स्थापना हो चुकी थी, जो अभी आप लोग को दिखाए थे। इससे पहले जरूरी नहीं ये बोला गया ये है, लेकिन इससे पहले भी देखिए इतना जो है हम लोग यहाँ पढ़े थे। तो 1885 के बाद है ना घटना, ये सब चीज़ ये जो पूरा लिखा गया, तो इसलिए इससे पहले भी चल रहा था, चेतना था, चिंतन था कि हमारा भारत राष्ट्रीय, भारत की भावना जग रहा था कि हमारा भारत को अंग्रेज से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, तो यही कारण है, यहीं पास ये चीज़ बोला गया है। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ गया। प्रारंभ में ये आंदोलन शिक्षित मध्य वर्गों तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों में सहानुभूति उसी प्राप्त होने लगी। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। तो आप लोग को बताए थे प्रेस अधिनियम कब हुआ था, 1878 में किया गया था लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के। अगर क्वेश्चन आए प्रेस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। गवर्नर का नाम पूछे तो लिटन हो जाएगा। ठीक है, यही याद रखना है कि 1878 में लाया गया था, आप लोग को बताया गया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 1 में ये सब चीज हम आप लोग को पढ़ाएं, जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। उसके बाद 1882 में जो यह अधिनियम वो क्या करना पड़ता, भारत सरकार वापस ले लेता। अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यही विजय भारतीय राष्ट्रवादों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है, मतलब एक साथ सबको होना अति आवश्यक है। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। तो इल्बर्ट बिल के बारे में आप लोग को बताए थे। इल्बर्ट बिल जो आया था 1883 में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यही बोला जाता है कि आप भारतीय जज भी मुकदमा चलाएंगे, किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज को ये चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए यही इल्बर्ट बिल था। इसीलिए अंग्रेज लोग आंदोलन करते हैं और ये बिल पास नहीं होने देते हैं, जिससे इसकी वजह से भारतीयों के अंदर यह चीज क्या हो जाता है, भारत के राष्ट्रवाद का अंदर से क्या होने लगता है, लोगों जगने लगता है। अंदर से क्या होता है, जगने लगता है। जब ये लोग कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं, तो हम लोग भी अब आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अतः 1883 में के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। कब? 1883 में बुलाया गया था। किसके द्वारा? इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस। अगर क्वेश्चन है 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे, तो आनंद मोहन बोस थे, जो कहाँ बुलाए थे? कलकत्ता में बुलाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाए थे कलकत्ता में, और इसमें अखिल भारतीय संगठन का एक सम्मेलन होता है। तो आप चलिए इस सम्मेलन के बारे में जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादियों शक्तियों को एकजुट करना था। मतलब इसका उद्देश्य था जितने भी राष्ट्रवादी भारत के राष्ट्र प्रति का लड़ना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, वो सबको एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टिंगहम, और उसी की दूसरी तरफ एलन ऑक्टिंगहम ने इस दिशा में अपना प्रयास शुरू किया। उसके बाद इसी दिशा में एलन ऑक्टिंगहम ने इस दिशा में प्रयास शुरू किया और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो 1884 में क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की। यहाँ क्या है क्वेश्चन याद रखिए, भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो एओ ह्यूम ने क्या हो गया कि 1800 ह्यूम के प्रयास से 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1884 में। किसके द्वारा, किसके प्रयास से? एलन ओक्टे ह्यूम के प्रयास से। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था। उसके बाद अतः 25 से 28 दिसंबर, यहाँ याद रखिएगा, अतः 25 से 28 दिसंबर 1885 वो दिन आ ही जाता है। 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में, कहाँ पूना में, याद रखिएगा, पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक होता है। पूना में क्या होता है? पूना के अंदर भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है उसका क्या होता है? संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्य पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तय हुआ था 25 से 28 दिसंबर के बीच में, वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक होगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि पूना में एक प्लेग फैल जाता, बीमारी फैल जाता है, जिसके कारण यह बैठक वहां रद्द कर दिया जाता है। तब यह बैठक गोकुलदास, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, कहाँ पास? मुंबई में, सोमवार 28 दिसंबर 1885 वो दिन आ ही जाता है। सोमवार 28 दिसंबर 1885 को हुआ। यह संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। तो कहाँ पास हुआ था? तो गोकुलदास में, तेजपाल कॉलेज का नाम बोले तो तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। ठीक है, बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहा? गोकुलदास में। कॉलेज का नाम तेजपाल राष्ट्रीय कांग्रेस कॉलेज बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाता है। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था। मतलब कांग्रेस का शब्द कहाँ से लिया गया था? तो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ लोगों का समूह, जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। इस बैठक की अध्यक्ष यमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिससे प्रारंभ उद्देश्य इस प्रकार थे। मतलब कि याद रखेगा कि अगर बोला जाए जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो यौमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने सदस्य थे पहले बार में? तो जो बैठक हुआ था तो 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 में होता है। कहाँ होता है? तो गोकुलदास में, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में होता है। लेकिन पहले इसका बैठक कहाँ तय किया गया था? पूना में। कहाँ? पूना में। जो प्लेग आ जाता था, प्लेग के कारण इस बैठक को स्थगित कर दिया जाता है और यहाँ बदलकर मुंबई में भेज दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना एलन ओक्टे ह्यूम के द्वारा किया गया था 1884 में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सचिव बने हुए थे। क्या बने हुए थे? सचिव बने हुए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जरूर पढ़िए, नोट्स बनाइए कंप्लीट तरीका से। चलिए हम लोग आगे वाले पेज में चलते हैं। तो किस प्रकार था? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित को काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना। मतलब जितना संगठन भारत में है वह सब एक हो जाए, जुड़ जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? देशवासियों के बीच मित्रता और संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। उसके बाद महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना, उनके संबंध में परमाणु का लेख तैयार करना।
प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिल के से सुधार हेतु प्रयास करना मतलब आप क्या करेगा, यही कांग्रेस प्रार्थना पत्र लिखेगा, स्मरण करेगा, उसके द्वारा इसको सुधार करने के लिए अमेरिका के काउंसिल में वायसराय द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, यही सब चीज यही था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सब एक रखा गया था कि क्या क्या काम, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। यही अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो यही 5 उद्देश्य आप जरूर लिखिएगा, यही 5 उद्देश्य को आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद इसी तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन में से सुधार लाना था। सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद, ये भी आप लोग को कराए हैं कि बंगाल विभाजन कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। वो गवर्नर का नाम क्या था? कर्जन था। के बाद कांग्रेस में विरोध को स्वर उठने लगे और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई। और कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस के अंदर कब 1907 में फूट पैदा हो जाता है, जो गुस्सा नहीं हो जाता, फूट पैदा होना, वही जिसके कारण कांग्रेस के कुछ हद तक कमजोर पड़ गया। कांग्रेस क्या करता है, कुछ हद तक कमजोर मतलब टूट जाता है। कांग्रेस क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो हद तक कमजोर पड़ने लगी, पड़ गई। गांधी जी के भारतीय राजनीति पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की। और उसके बाद कांग्रेस 1915 में गांधी जी जो आ जाते हैं, उसमें चंपारण सत्याग्रह होता था और कांग्रेस उसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे मजबूत प्रदान होता है, इसकी हो जाता है। आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त दिलाने में स्वर प्रमुख भूमिका अदा की। और आगे चलकर जो अपना भारत आज़ाद होता है, इसका भी बहुत प्रमुख भूमिका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि समझ में आ गया होगा चीजें। अब चलते हैं वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वामपंथ चैप्टर छोटा नहीं है, पर चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। वामपंथी शब्द का प्रारंभ प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची शब्द बन गया। ठीक है, 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक काल में ही भारत समाजवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों में समाजवादी सभाएं बननी शुरू हो गई। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्लाह गुलाम हुसैन आदि प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से समाजवादी विचारों का घोषणा शुरू कर दिया। उसके बाद परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद समाजवाद विचार का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। इस समय 1920 में M.N. रॉय, मौर्यचंद्रनाथ रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और मिलता है। 1920 में M.N. रॉय ने किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा किया गया। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। अब ये लोग आतंकवादी राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। अब ये लोग जो थे आतंकवादी राष्ट्रवाद आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वामपंथी का एक और मतलब होता है, मीनिंग आप लोग अगर जानेगा तो जानिए, राजनीति दृष्टिकोण है जो सामाजिक, और एक तरह का राजनीतिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक और आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर देती है। ये लोग क्या करते थे, कमजोर लोग जो उस पर ध्यान देते थे और अवसर सामाजिक पदानुक्रम और असमानता का विरोध करते थे। जो असमानता लोग जो थे उन लोगों का विरोध करते थे। इसमें समाजवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद शामिल है। और ये सरकार की बड़ी भूमिका है। ये सरकार की कैसी भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका होती थी इन लोगों का। विचार इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी का ये था, जो छोटे वर्ग बड़े लोग सबको एक समान से ये लोग देखते थे। ठीक है, जो चलिए हम लोग आगे बात। इसलिए असहयोग आंदोलन की समिति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशेवर षड्यंत्र केस 1922, 1923, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए गए। तब समाजवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रीयवादी समाजवादी शहीद
कहे जाने लगे। इस समय इन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा लगाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस पारित नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्ट के विरुद्ध में था। इस तरह अब यह समाजवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। उसके दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और अब इंग्लैंड समाजवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पास एक पॉइंट याद रखना, दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की थी, स्थापना किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति था। ठीक है, याद रखेगा इसके बारे में कि एक याद रखेगा यहाँ पास से पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1922 से 23। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1924। उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 तक क्या किया गया था, अंग्रेज लोगों के द्वारा इन लोगों पर जो हर चीज़ का सवाल उठाते थे, हर चीज़ में जाति को लेकर या फिर छोटे लोगों पर जो अत्याचार किसान लोग पर होता था, तो उन लोग को 8 लोग पर मुकदमा चलाया गया था। जिसके मुकदमा चलाने के बाद इस पर इन लोगों को फांसी भी मिली थी, तो इसको समाजवाद शहीद भी कहा जाने लगा। और उसके बाद इन लोगों के समर्थन में कांग्रेस भी उतरा था। ठीक है, एक पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था इन्हीं लोगों के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस ने इसे पारित नहीं होने दिया। पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस पारित नहीं होने देता है। उसके बाद हालांकि अब तक कई मजदूर संघों का गठन हो चुका था। 1920 में AITUC की स्थापना हो गई थी, पढ़ा है, परंतु 1926 में इसमें विभाजन हो गया। 1929 में MN जोशी ने AITU का गठन किया। अगर 1929 में पूछा जाए, 1929 में AM जोशी ने किसका गठन किया था, AITUF। पहले AITUC था, अब AITUF का गठन कर लिया। इस तरह वामपंथ का प्रसार मजदूर संघ पर बढ़ रहा था। इसी समय किसानों को समाजवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया। मतलब किसान को समाजवाद से जोड़ने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहला किसान मजदूर पार्टी थी। तो सबसे पहले किसका, लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। किसान मजदूर यह पार्टी थी। ठीक है, लेबर स्वराज पार्टी जो थी किसान मजदूर की एक पार्टी थी। उसके बाद आ जाते हैं अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। मतलब 1928 में एक और पार्टी का आयोजित होता है और उस पार्टी का नाम है अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी। ठीक है, इस पार्टी के अगर बारे में पूछे, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना पूछे तो 1928 दिसंबर 1928 में। ठीक है, अब तक कांग्रेसियों में भी समाजवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। तो एक और दल का लीजिए, 1934 में अक्टूबर 1934 में एक और दल का स्थापना हुआ। कहाँ, बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना 19 अक्टूबर 1934 में बम्बई में हुआ था। हालांकि 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण बाबू ने कर दिया था। फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुषंगी ही थे। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में भी 1931 में हुआ था किसका, बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू के द्वारा। ठीक है, सवर्णीय आज्ञा आंदोलन के दौरान समाजवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। अब क्या होता उस समय कि कुछ लोगों को ये जो है जैसे भगत सिंह हो गया, इन लोगों को जो है ना फांसी लग पड़ जाता है। तो उस समय क्या, समाजवादी जो था वो लोग कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिए, क्योंकि कांग्रेस इन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन में चल रही थी। अब कांग्रेस उस समय क्या होता है, जमींदारों के समर्थन में चल रहा था, जो मजदूर का शोषण करते, जो मजदूर का क्या करते थे, शोषण करते थे। समाजवादी का मतलब ही था कि वो लोग क्या करते थे, मजदूर लोग के पीड़ितों को उठाते थे, उनके सवाल को उठाते थे। ठीक है, उनका साथ देते थे। लेकिन उस समय
समय क्या हुआ था, कांग्रेस अमीर लोगों का साथ दे रही थी, जमींदारों का समर्थन कर रही थी और मजदूर लोग को पीछे छोड़ दी। इसलिए इसी कारण से समाजवाद उनके क्या हो गया, खुलाफ हो गया। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों को की भी आलोचना करनी शुरू की और कांग्रेस ने अपना संबंध तोड़ लिया। और कांग्रेस से ये लोग क्या करते, अपना संबंध तोड़ लेते। और यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने इससे अलग नहीं रख पाए और उसके बाद समाजवादी के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा। समाजवादियों के कारण कांग्रेस में भी फूट का खतरा फिर से मंडराने लगा था, जिसकी एक परिणित सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अब याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1939 में किया गया था। तो यहाँ पर तो डेट नहीं दिया, लेकिन हम लिखा दिए 1939 में दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब उसके बाद अगला पॉइंट आ जाते हैं हम लोग मुस्लिम लीग। किसके बारे में, मुस्लिम लीग फिर से पढ़ लेते हैं एक बार और। याद रखिएगा, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का 1928 में किया गया था स्थापना। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किया गया था। बिहार में भी 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो जयप्रकाश बाबू के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कुछ उसी समय क्या, समाजवादी कांग्रेस से अलग हो जाता है। कांग्रेस का एक उदाहरण होता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लेता है 1939 में। ठीक है, ये 3 पॉइंट को याद रखेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं मुस्लिम लीग। किसके बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने कांग्रेसों को अचिंभित कर दिया था। मतलब 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसके विद्रोह हिंदू मुस्लिम की एकता, इसमें बहुत ज्यादा एकता था, जो किसको, अंग्रेजों को अचिंभित कर दिया था। अंग्रेज सोच में पड़ गए थे। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हुए कि भारत में जहां धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय को आमने सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है। मतलब दोनों को अलग कर दिया जाए और तब उसके बाद शासन चलाना हमारे लिए क्या होगा, आसान। हिंदू मुस्लिम लड़ेगा, हम शासन करेंगे। यह फुट डालो और शासन करो की नीति की चरम परिणति थी। मतलब इसमें कांग्रेस मतलब अंग्रेज लोग क्या फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाइए। यही कारण था अंग्रेज का। यही कारण था कि 1887 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। यहाँ से एक याद रखेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के बारे में, लॉर्ड डफरिन से पूछा जाएगा कि कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था किसने, तो लॉर्ड डफरिन ने। कौन किया था, लॉर्ड डफरिन ने किया था। साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपने पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। ठीक है, यह याद रखेगा इसमें। उसके बाद दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना की प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब देखिए, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने भी राष्ट्रवादियों के ने भारत में राष्ट्रीय की चेतना, मतलब राष्ट्रीय की चेतना उनके चिंतन अंदर जगे, तो ये लोग भी क्या करते, धर्म का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन सब बातों ने मुसलमान में यह भाव पैदा कर दिया था कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है। मतलब इन सब बातों से मुसलमान को लगा कि कांग्रेस जो है हिंदू राज्य की, कैसी राज्य, भारत को हिंदू राज्य बनाना चाहता है, स्थापना करना चाहता है। इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि मुस्लिम संप्रभात लोग ने भी अंग्रेजी का समर्थन पाकर समाज को अपेक्षा की स्थिति से बाहर निकाल विकास के रास्ते पर चलाना चाहते थे। अतः मुस्लिम में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिन्हें अब्दुल लतीफ, आगा खां
एवं सर सैयद अहमद खां अग्रणी थे। ये लोग आगे थे इस सब मैटर में। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना किया। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था 1877 में। 1877 में याद रखिएगा। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल, दोनों प्रांतों पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। मतलब कर्जन के द्वारा बोले गए तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है, जिसमें पूर्वी बंगाल को और पश्चिम बंगाल को अंग्रेज द्वारा बांट दिया जाता है। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम लीग का प्रांत कहा जाता था। तो याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल को क्या कहा जाता है? मुस्लिम लीग का, क्योंकि उधर मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी। दिया गया। साथ ही मुसलमान को समझाया गया कि यह विभाजन उसके हित में है। मतलब अंग्रेज के द्वारा मुसलमान को समझाया गया था यह विभाजन उसके क्या हित में है, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। इसलिए देखिए, इसलिए मुसलमान को भड़काया जा रहा था, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए उभर रहे लोग, वो सबको क्या करना कर देंगे, कमजोर कर देंगे। इधर मुस्लिम खड़ा होगा, उधर हिंदू खड़ा होगा, दोनों आपस में लड़ेगा। सरकार की इस नीति का हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बड़ा विरोध किया। और क्या होता है बंगाल विभाजन में, उल्टा पड़ जाता है। हिंदू मुस्लिम एक मिलकर इसका बहुत ही मतलब आलोचना करता है, विरोध करता है। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। उसके बाद 1911 में याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को क्या कर लिया जाता है, वापस लिया जाता है कि बंगाल को विभाजन नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, अगर बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? तो 1911 में। कब लिया गया? 1911 में लिया गया। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता ने कांग्रेस को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को अंग्रेज से अलग कर सके। मतलब अब इसमें क्या होता है, हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर था। अंग्रेज को जल्द ही अंग्रेज लोगों को कुछ ऐसा करना था कि मुस्लिम क्या करे, कांग्रेस से क्या हो जाए, अलग हो जाए। अंग्रेज लोग डर गया कि हिंदू मुस्लिम एक रहेगा तब तो हम यार शासन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग क्या किया कि कांग्रेस से किसको, मुसलमान को अलग करने का कुछ नीति किया। इस नीति पर लॉर्ड मिंटो ने अमल करना शुरू किया। कौन? लॉर्ड मिंटो ने अमल करना शुरू कर दिया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल ऑकवर्ड के माध्यम से मुस्लिम मंत्रिमंडल से मिलने की बात कही। इस परिप्रेक्ष्य में नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उनसे मिला। इस तरह आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना का नींव डाल दिया। और जो अंग्रेज चाहता था वही हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुआ। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। जो अंग्रेज चाहता था वो कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला पेज कि इसके बाद ढाका में के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फिडेंसी का नामक संस्था का सुझाव दिया। इसका सम्मेलन ढाका में सितंबर 1906 को बुलाया गया, जहां इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर दिया गया। तो 30 सितंबर 1906 में इसका नाम क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। और अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ गई। और यही मुस्लिम संगठन का नींव पड़ जाता है, जो अंग्रेज चाहता वो हो जाता है। इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्य से पूर्ति हेतु की गई थी, उनमें मुसलमान को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात, मतलब अब यह लीग क्या चाहता था कि मुसलमान को क्या, सरकारी सेवा का उचित अनुपात में स्थान दिलाना और न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमान को जगह दिलाना। मतलब जहां मुसलमान नहीं है वहां भी मुसलमान न्यायाधीश जगह पर, जो भी सेवा है उस जगह भी मुसलमान का होना अनिवार्य कर दिया कि लोग चाहता था कि वहां मुसलमान रहे। विधान परिषद के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया। बताइए, निर्वाचक मंडल भी अलग बना गया। काउंसिल की नियुक्ति हुई। नियुक्ति में मुसलमान के हितों की सुरक्षा का इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमान के हितों का सुरक्षा करना। अंग्रेज ने इस घटना को युगांतरकारी मानते हुए कहा था कि हम लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में
कर लिया है। मतलब अंग्रेज सोचते थे कि हम जो मुस्लिम लीग जैसे समय क्या तो इनको हम क्या अपने पक्ष में कर लिए। इसी का पुख्ता करने के लिए 1909 में सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुस्लिम हितों के ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया। परंतु 1916 में कांग्रेस और लीग समझौता हो गया और राष्ट्रीयवादी मुसलमान नेताओं यथा हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर किचलू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजनुल हक आदि कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। विभिन्न चुनाव की मुस्लिम लीग को उचित सफलता नहीं मिलना यह प्रमाणित करता है कि लीग का आधार मुस्लिम जनता में बहुत व्यापक नहीं हो पाया था और कांग्रेस ही देश के नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी थी। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के उसके बाद क्या होता, आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना आते के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन का अलग प्रतिनिधि क्षेत्र मांग रखनी शुरू कर दी, जिसने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आगे चल के क्या होता है, ये आता है मोहम्मद अली जिन्ना आता है, जो मांग करने लगता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को अलग कर दिया, इसी जिन्ना की वजह से हुआ था और इसका प्रतिनिधित्व करने लगा और कहने लगा कि अब मुसलमान का अलग क्षेत्र होना चाहिए, उनकी मांग शुरू करने लगा। ठीक है, और उसी में भारत विभाजन हो जाता है। फाइनली आप लोग तो जानते हैं भारत विभाजन होता है। उसके बाद स्वराज पार्टी, उसके बाद कौन टॉपिक है, स्वराज पार्टी टॉपिक का नाम है। असहयोग आंदोलन के एकाग्रक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन हुआ। मतलब क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी के बारे में, असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है 1922 में। तो कांग्रेस के अधिवेशन में ये इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, उस समय उसके अध्यक्ष कितने, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचारधारा था कि कांग्रेस को रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक सभाओं में प्रवेश कर सरकार का कामकाज में अवरोध पैदा करे। इसी प्रश्न पर एक वह प्रस्ताव गया कि अधिवेशन में लगाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पर त्याग पत्र दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, तो चित्तरंजन दास करते हैं और मोतीलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1923 में यहाँ लिखा हुआ है, कर डाली इन्होंने। इन दोनों अर्थक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। तो याद रखिए इसमें क्या हुआ था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग ले, हर निर्वाचन में भाग ले, वैश्विक सभाओं और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज का क्या करे, अवरोध पैदा करे। मतलब जो अंग्रेज सरकार करते उसका अवरोध करे, विरोध करे। ठीक है, यही करने का मतलब। तो नहीं पास किया गया कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये लोग गुस्सा से क्या होते हैं, पार्टी को कांग्रेस से अलग होकर एक अपना पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी 1923 में। याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में। किसके द्वारा, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद है, हालांकि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न इससे भिन्न नहीं था, इसका भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, सेम ही था, क्योंकि वे भी स्वराज चाहते थे, ये भी क्या चाहते, स्वराज कहते हैं, कांग्रेस भी स्वराज चाहते, परंतु इनके रास्ते थोड़े अलग थे, वे भारत जाना एक ही जगह था लेकिन रास्ता अलग था। वे भारत में अंग्रेज द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं अंत चाहते थे। वे लोग 1919 के सुधार अधिनियम अंत चाहते थे। वे धारा सभाओं में प्रवेश पर कर कांग्रेस का असहयोग रवैया अपनाए रखना चाहते थे। वे धारा सभाओं में जाते और विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। उनकी नीति नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानून का विरोध करना, मतलब जो अंग्रेज का क्या करना था, नौकरशाही समझे हम लोग नौकरशाही की तरह थे, उसको कमजोर करना था, उसका विरोध करना था और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना था। स्वराज पार्टी का क्या था उद्देश्य, राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना था एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना था। मतलब आगे चलकर अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो हम पद को त्याग देंगे और सत्याग्रह में भाग ले लेंगे।
हालांकि स्वराज ने प्रारंभिक नीतियों में पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी हद तक सफल रहे यथा बजट प्रस्ताव को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम में जांच समिति का गठित करवाना आदि आदि। परंतु सी आर दास की मृत्यु के बाद, अब सी आर दास का क्या हो जाता है, मृत्यु के बाद के लेकर एवं पुपुल जैसे नेताओं ने सरकार से सहयोग कर रास्ता चुना। यही वह समय था जब स्वराजवादी हिंदू राष्ट्रीयवादी नेताओं के करीब हो गए, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदाय का सहारा लिया जाता था। बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज पार्टी एवं हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, कुछ समय ऐसा था हिंदू महासभा स्वराज पार्टी नहीं। अब वोट लीजिएगा हिंदू का नाम बोल करते, ये तो गलत हो जाता है ना। इसमें चित्रन दास मरने के बाद ये सब काम होने लगा स्वराज पार्टी में। यही कारण था कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू सांप्रदायिकता अपीलों का सहारा लेना पड़ता था। संभवतः अपनी नीतियों पर दृढ़ता पूर्वक नहीं टिके रहने जो नीति था पहले, उन नीति पर नहीं टिके रहने के कारण, सांप्रदायिकता से अपनी दूरी नहीं रखने के कारण यही स्वराज पार्टी 1926 में तक पंगु होकर सीमित हो गई। अब 1926 में स्वराज पार्टी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे ही याद रखेगा सी आर दास का मृत्यु होता है, यह पार्टी क्या करती है, धीरे धीरे हिंदू महासभा के और बढ़ने लगते हैं, उन लोग का साथ देने, मतलब सिर्फ हिंदू के हित की बात करना, ये मतलब हुआ यहाँ पास कि उसमें पार्टी में रहने लगा था। जो इसका हालांकि उद्देश्य था, वो उद्देश्य था लेकिन कुछ अलग तरीका से था, जिसके कारण ये 1926 में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये पार्टी खत्म हो जाती, कमजोर पड़ने लगती। अब देखिए उसके बाद आ जाता है यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यही है आरएसएस। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य अवधारणा हिंदुत्व मतलब हिंदू राष्ट्रीय की थी। स्थापना 1925 में, याद रखिएगा। आरएसएस का अगर स्थापना पूछे तो 1985 में हुई थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी एकाएक उभर कर सामने आई थी, बल्कि इसके स्वरूप तो पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसी काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, जिसके तहत हिंदू परंपराओं पर पक्ष पोषण एवं महिमंडल करना सम्मानजनक माना गया। इसका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्व एवं साहित्यों में भी नजर आता है। हालांकि 1930 में कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधार को शुरू किया था, परंतु 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर, याद रखिएगा यहाँ पर से एक पॉइंट जरूर लिखिएगा कि आप लोग, बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा 1875 में आकर वंदे वेदों की ओर लौटो, यही नारा दिया गया था। स्वामी दयानंद के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। ये भी पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसका, स्वामी दयानंद सरस्वती। यह हिंदू पुनरुत्थान का वाद और प्रारंभिक दौर था। इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात की जा रही थी तथा हिंदू धर्म के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था। ठीक है, यही आरएसएस का कैसे शुरुआत हुआ। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 10 से 15 वर्ष के कार्यों से युवा नेता संतुष्ट नहीं थे। मतलब 10 से 15 वर्ष के जो वर्षों के कार्य से युवा नेता लोग जो थे वो लोग खुश नहीं थे और उग्र रूप अपनाना चाहते थे। मतलब वो लोग कैसे थे, उग्र रूप, गुस्सा वाले रूप अपनाना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसमें बाल पाल लाल मुख्य थे। अन्य नेता ने भी इस राह पर चल दिए। यह स्वाभाविक भी था कि क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज धर्म भीरू समाज था और धार्मिक उदाहरण से आम जनता को आसानी से समझाया जा सकता था और जगाया जा भी सकता था। इस समय 1909 में लाला जगत राय के सहयोग से लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भय भारतीय बाद में है। बोला गया कि उसके द्वारा बोला गया कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, बाद में क्या है, वो भारतीय है। प्रत्येक हिंदू पहले क्या है, हिंदू है और बाद में भारतीय। किसका कहना था, तो लाला
लालचंद का कहना था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लाला लालचंद का कहना था कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में है। अब हिंदू धर्म को रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे, जिसका परिणाम 1915 में पी मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुआ। तो हिंदू महासभा अगर बात कीजिएगा तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में पी मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। ठीक है, परंतु गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष में सांप्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गई। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तब पुनः उग्रवादियों में विरोध पैदा हुआ और संप्रदायवाद की हवा एक बार पुनः तेज हो गई। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी एवं हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे, इस कारण इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इसी समय बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो 1925 में किसका नागपुर में स्थापना हुआ था, किसका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई। किसके द्वारा, तो श्री के.बी. हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चर्चित रूप से मजबूत कर राष्ट्रीय का निर्माण करना था। अतः ये एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई। इसमें राष्ट्रीय धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें राष्ट्रीय धर्म के साथ साथ जो है कट्टर हिंदुत्व का भी शिक्षा दिया जाता था। तो याद रखिएगा 1925 में नागपुर में किया गया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना श्री के.बी. हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, यही था हमारा आरएसएस। उसके बाद इस प्रकार उपरोक्त लिखित बातों में से इस तथ्य को की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में भारत में राष्ट्रीयवाद की जन्म दिया। सन 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। सही बात है, इसी के बीच में बहुत सारा आंदोलन होता है जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी समय किसान सभा एवं कई मजदूर संगठनों की नींव पड़ी, जिसने अपने अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत की, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। इसी अवधि में भारत में विभिन्न दलों जैसे समाजवादी दल, स्वराज पार्टी एवं आरएसएस का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गतिविधि तेज हो गई। इस सन 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की गतिविधियों के विरुद्ध किए गए आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। ठीक है, तीव्र गति क्या की, प्रदान की। तो चलिए, तो यही था आज का, कैसे खत्म पार्ट 3 हो गया इसका, हिस्ट्री का, भारत का राष्ट्रीयवाद। और इसमें हम लोग भारत का राष्ट्रीयवाद क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। जितना 10th में था उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़े हैं और आप लोग जरूर इसको पढ़िए, एक बार देखिए और याद रखिए। जो हम बोले हैं उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। टॉपिक वाइज एक बार पढ़ के पूरा लेक्चर को नोट्स बना लीजिए, उसके बाद कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अच्छा नंबर अगर लाना है तो इस तरीका से तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का, और वो भी दिल से।